गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का यह पार्ट है। कुल 5 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट फर्स्ट में हमने जो डिस्कस किया वो है क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का जो पार्ट है उसमें कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रोविजन 124 से 125 तक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये 126 से 147 तक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ये 148 से लेकर के 171 तक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज 172 से 191 और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यह 192 से लेकर के 238 तक है। कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड का जो पार्ट है वो 124 से लेकर के 238 तक है। इसमें सेल ऑफ गुड्स भी था और पार्टनरशिप एक्ट था, जो दोनों को अलग कर दिया गया है और दोनों नए नए एक्ट बन गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को लेकर के जो क्वेश्चन आ सकता है वो है डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि पुराने हम इंग्लिश लॉ में देखें तो इंडेमनिटी को जो डिफाइन किया गया था उसमें था कि इंडेमनिटी इज अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन हार्मलेस फ्रॉम द consequences of any act. So such promise can be expressed or employed from the circumstances of the case. That means in the contract of indemnity it can be said it is a promise. Purpose of promise is to save a person from any harm, and such harm may be arisen from any act, and this promise may be either in written form or in implied. So this is the promise to save any person from any harms, and that harms may be arisen out from the act of any other person or the promiser himself. तो इसके लिए एक बहुत फेमस केस है एडम्सन वर्सेस जार्विस का, जिसमें कि पूरी चीजें बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि उससे यदि कोई लॉस होगा तो वो उसकी भरपाई करेगा। ये लॉस किससे होगा? किसी भी पर्सन से हो सकता है या प्रॉमिसर हिमसेल्फ उससे भी हो सकता है। अब ऐसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरा एक कैंपस है, कॉलेज में चला रहा हूं। उस कॉलेज में मैंने एक वेंडर को, एक दुकानदार को मैंने ऑफर किया कि आप मेरे कॉलेज में आओ, अपनी दुकान ओपन करो, आपको कोई लॉस होगा तो उसकी मैं भरपाई करूंगा। मेरे प्रॉमिस के आधार पर उस दुकानदार ने अपनी दुकान उस कैंपस में ओपन कर दी। अब सपोज दैट किसी दिन जो है लड़कों में दंगा हो गया, कुछ हो गया, उसकी दुकान लुट गई, जल गई, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको कंपनसेट करूंगा। अब उसको जो हार्म हुआ है वो किसी से भी हो सकता है। तो ये जो हमारा प्रॉमिस है उसको कंपनसेट करने का, उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, यानी कि नुकसान की भरपाई की संविदा। एडम्सन वर्सेस जार्विस का जो केस है ये बहुत पुराना केस है। इसमें क्या था कि एक पर्सन ने दूसरे ऑक्शनियर को, यानी नीलामकर्ता को, अपना सामान नीलाम करने के लिए दिया था और उसने जो है उस बंदे ने किसी जेड पर्सन को सामान नीलाम में बेच दिया। बाद में पता लगा कि वो सामान जो है किसी अन्य पर्सन का था, उसका ऑनर कोई और था। तो जिसने ऑक्शनियर को इंस्ट्रक्ट किया था कि ये सामान ऑक्शन करना था, ये उसका सामान नहीं था। तो जो वास्तविक ऑनर आ गया था बाद में नीलाम करने के बाद, उसने नीलामकर्ता पर, ऑक्शनियर पर केस फाइल कर दिया, अपनी सामान को भी वापस लिया उसने और कंपनसेशन भी लिया, और उस ऑक्शनियर को, उस नीलामकर्ता को उस मुकदमे की कार्रवाई में खर्च भी करने पड़े। सामान वापस करना पड़ा, उसके जो परसेंटेज, जो मुनाफा वगैरह थे वो सब चले गए और ऊपर से पैसे भी उसको देने पड़े। तब उसने जो है जिस व्यक्ति के निर्देश पर उसने वो नीलाम किया था, उसने उसके अगेंस्ट में
केस फाइल किया कि जो है मुझे बहुत लॉस हुआ, मैंने आपके कहने से जो है ये ऑक्शन किया था, इसमें मुझे लॉस हुआ है, आप इसको कंपनसेट करो। कोर्ट ने कहा कि वो पर्सन बाउंड है क्योंकि दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये एडम्सन वर्सेस जार्विस का केस है, 1872 का है। इसी केस में जो है इंडेमनिटी की जो मीनिंग है, जो स्कोप है, बहुत ब्रॉड जो है इसको जगह मिली। अगर हम सेक्शन 124 की बात करें जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन है, तो कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट to indemnify B against the consequences of any proceeding when he open a store in my society, this is the contract of indemnity, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था। तो कोई सोसाइटी में अगर हम किसी वेंडर को इनवाइट करते हैं कि आप मेरे यहाँ करके शॉप ओपन करो, आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं भरपाई करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अगर 124 प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हम एलिमेंट देखें कि व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो कुल मिलाकर के 3 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, देयर शैल बी अ प्रॉमिस मेड बाय वन पर्सन, दैट मीन्स कि 2 पर्सन होने चाहिए, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक प्रॉमिस कर रहा है। क्या प्रॉमिस है? सेकेंड है, सच प्रॉमिस इज फॉर टू सेव अदर पर्सन फ्रॉम एनी लॉस। एंड थर्ड क्या है कि सच लॉस में बी अराइजन फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो जिस पर्सन को हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको लॉस अगर कोई होगा तो हम कंपनसेट करेंगे, ये प्रॉमिस हो गई। लॉस उसको किसी से भी हो सकता है, जिसने प्रॉमिस किया है उससे भी हो सकता है, और या किसी थर्ड पर्सन से भी उसको लॉस हो सकता है। जैसे हमने अपने प्रेमाइसेस में उस पर्सन को इनवाइट किया कि आप आकर के शॉप ओपन करो, उस बेचारे ने जो शॉप ओपन की दूसरे दिन ही वो मकान गिर गया, उसका सब सामान नष्ट हो गया, तब भी उसको हम जो है कंपनसेट करेंगे, जो प्रोविजर है वो कंपनसेट करेगा। तो कुल मिलाकर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होते हैं, वन इज द इंडेमनिफायर एंड सेकेंड इज द इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर 2 पर्सन होते हैं, एक प्रोमिसर दूसरा प्रोमिसी। और इसमें क्या होता है, एक तरह से ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो इंडेमनिफायर है, जो प्रोमिसर है, जो प्रॉमिस किया है, वो रिस्पॉन्सिबल कब होगा, जब वास्तव में इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा। तो इन सच केस इंडेमनिफायर इज लायबल ओनली फॉर द लॉस। Thus, it is clear that this contract is contingent in nature and is enforceable only when the loss occurs. अगर दुकान नहीं लुटती है, उसको घाटा नहीं होता है उस कारण से, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना रहेगा, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, इन्फोर्समेंट करने की बात नहीं आएगी, जैसा कि हमने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखा है। जब कंडीशन फुलफिल होती है तभी पार्टी उसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड होते हैं। अब अगर हम बात करें राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर की, सेक्शन 125 जो है वो डील करता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की। उसमें कहा गया है कि द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर क्या क्या, डैमेज, कॉस्ट्स एंड सम्स। So that means when the promisee suffer loss, he is entitled to get from the promiser damages, cost and sums. ये 125 बता रहा है, लेकिन एक वो कंडीशन भी इंपोज कर रहा है, एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी प्रोमिसर ने दी है उसको जितना टर्म्स कंडीशन इंपोज किया है, जो बॉर्डर लाइन उसने इंपोज की है, उसके तहत ही अगर काम कर रहा है प्रोमिसी इंडेमनिटी होल्डर और उसको लॉस हो जाता है, तभी वो इंडेमनिफायर से पैसे ले पाएगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा।
जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब जैसे मैंने अपने प्रेमाइसेस में एक वेंडर को बुलाया कि आप आओ, शॉप ओपन करो, अपनी सेल करो, और आपको अंदर ही जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं स्टूडेंट को सेल करना है। कोई लॉस होता है, भगदड़ होती है, तो हम आपको जो है कंपनसेट करेंगे। वो आया और यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रेमाइसेस में अपनी शॉप ओपन कर लिया, लेकिन वो सामान बाहर वालों को भी सेल करने लगा। इससे क्या हुआ कि अब उसकी दुकान पर बाहर वाले भी आकर भीड़ करने लगे और भगदड़ मच गई, दुकान लूट गई उसकी। तो अब उसने मेरी अथॉरिटी के तहत काम नहीं किया। जो अथॉरिटी उसको मिली थी उसने वो बियॉन्ड दी अथॉरिटी वो चला गया। तो इसलिए अब जो है इंडेमनीफायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 125 गिव्स 3 राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू रिकवर डैमेजेस, राइट टू रिकवरिंग कॉस्ट एंड राइट टू रिकवरिंग सम्स। तो अब डैमेज, कॉस्ट एंड सम्स ये क्या है? डैमेज का मीन्स यहाँ पे लीगल राइट को लेकर के है। उसके जो राइट्स वायलेट हुए हैं, जो उसकी डेफिमेशन हुई है, जो उसके रेपुटेशन को धब्बा लगा है, ख्याति को धब्बा लगा है, उसके बदले जो है वो वसूल कंपनसेशन वसूल कर सकता है। कॉस्ट का मतलब है कि जो भी खर्चे हुए हैं उसके उस खर्चे देने पड़े किसी और को, वो खर्चे भी वो वसूल सकता है। सम्स का मतलब है कि जो उसके मॉनेटरी लॉस हुए हैं, पैसे की जो उसके लॉस हुई है, वो भी वो वसूल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, उसने जो हमने अभी पुराना केस बताया था, ऑक्शनियर अपॉइंट किया कि भाई ये हमारा नीलाम में बेचना है। ऑक्शनियर ने जो है गुड फेथ में वो नीलाम में किसी और को बेच दिया। तब तक मालिक आकर के केस कर दिया, वास्तविक मालिक। तो जो वास्तविक मालिक आया, उसने ऑक्शनियर के ऊपर जो केस फाइल किया, उससे उसकी रेपुटेशन को धब्बा लगा। तो जो घटनाएं घटी उससे जो डैमेजेस हुआ है ऑक्शनियर को, वो उसकी जो है कंपनसेशन के लिए केस फाइल करेगा। दूसरा क्या है कि अब जो कॉस्ट उस केस करने के बाद जो वास्तविक स्वामी ने केस किया, वो केस को डिफेंड करने में जो कॉस्ट हुई, जो खर्च लगे, वो खर्च भी जो है वो वसूल करेगा इंडेमनीफायर से, जिसके कहने से उसने नीलामी किया था। और सम्स का मतलब है कि जो उसे पैसे का लॉस हुआ, नीलामी में जो उसकी कमीशन थी, जो उसको सैलरी मिलनी थी, पैसे मिलने थे, वो सब जो लॉस हुआ है, वो लॉस भी जो है वो उस मालिक से वसूल करेगा, जिसके कहने पर उसने नीलामी किया था, वो वास्तविक मालिक नहीं था। तो 3 राइट हैं, राइट टू रिकवरिंग डैमेज, राइट टू रिकवरिंग कॉस्ट एंड राइट ऑफ रिकवरिंग सम्स पेड अंडर द टर्म्स ऑफ अ कंप्रोमाइज। तो जो भी मॉनेटरी लॉस हुआ है, जो उसने पैसे पे कर दिए हैं कंप्रोमाइज करने में, वो सब जो है वहां पे लेगा। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स कब अराइज होंगे, कब वो उसका क्लेम कर सकता है, इसके लिए कुछ गाइडलाइन बताई गई, बाउंड्रीज हैं, उसे वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर आर नॉट एब्सोल्यूट और अनफेटर्ड। एकदम एब्सोल्यूट नहीं है कि उसको राइट मिलेंगी, उसे भी गुड फेथ में काम करना होगा, नंबर 1, और विद इन द अथॉरिटी ऑफ इंडेमनीफायर के तहत ही काम करना होगा। फिर ही मस्ट एक्ट विद इन द अथॉरिटी गिवन टू हिम बाय द प्रोमिसर and he must not contravene the order of the promiser, and he must act with normal intelligence, caution and care with which he would act if there were no contract of indemnity। तो यानी कि जो गुड्स है उस गुड्स को लेकर के, या जो प्रॉमिस है, जो सब्जेक्ट मैटर प्रॉमिस का, उसको लेकर के वो उसी तरह काम करेगा जैसे कि वो अपना खुद का हो, और उसको कंपनसेट करने के लिए कोई जो है प्रॉमिस नहीं किया गया, यानी खुद से वो ड्यू केयर के तहत काम करेगा। और जो ऑर्डर दिया है प्रॉमिसर ने, भाई आपको इसी कैंपस के तहत ही रहना है, इसी में सामान सेल करना है, सोसाइटी है, सोसाइटी वालों को ही सामान सेल करना है, बाहर सेल करोगे घाटा लगेगा, मैं नहीं दूंगा। तो वो सब चीजें उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये लायबिलिटी जो इंडेमनीफायर है, इसकी लायबिलिटी कब अराइज होती है? तभी अराइज होगी जब इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा। जब तक लॉस नहीं होगा तब तक इंडेमनीफायर के पास कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। 2 केस लॉज हैं, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया
और दूसरा केस है मोहित कुमार शाह वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो जो पहला केस है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया AIR 1981, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे इंडेमनिटी होल्डर को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो बेनिफिट के लिए इंटाइटल है। What the condition imposed by the indemnifier, if it is followed by the indemnity holder as it is, then he will be entitled to get the benefit and he can claim their rights against the indemnifier। अगर उसने उसको फॉलो नहीं किया है तब उसके राइट्स जो है क्लेम नहीं कर सकता। मोहित कुमार शाह वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में कहा गया है, ये AIR 1997 का केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का। इसमें कहा गया कि इंडेमनिफायर ने जो प्रॉमिस किया था वो उतना पे करेगा, उसमें वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जैसे कि एक बाइक आपने परचेज किया, बाइक का आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उस कंपनी ने कहा कि बाइक चोरी होने पर वो 1 लाख रुपए देगा, बाइक चोरी हो गई है तो अब वो 1 लाख रुपए ही देगा, वो उसमें कंप्रोमाइज करके उसको 90,000 या 80,000 नहीं करा सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है एक तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए है, जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई करने की संविदा है, और इसके तहत जितने भी ये इंश्योरेंस आते हैं, बाइक के इंश्योरेंस, गाड़ी के इंश्योरेंस, मकान के इंश्योरेंस, जितने भी आते हैं वो इसी के तहत आते हैं। आप बाइक से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी वो भरपाई करेगा, कंपनसेशन देगा, पैसे देगा, मुआवजा देगा। लेकिन जो टर्म्स कंडीशन उसने लगाए हैं वो फुलफिल आपको करना पड़ेगा। आपने हेलमेट नहीं लगाया है, एक्सीडेंट हो गया, सर फुट गया, तो कंपनी नहीं देगी क्योंकि आपने हेलमेट नहीं लगाया है। कार से आप जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, एक्सीडेंट हो गया, तो अब आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी क्योंकि आपने टर्म कंडीशन फुलफिल नहीं किया है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी।